गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, गॉस की प्रमेय संबंधित बताया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम ये कह सकते हैं या उससे थोड़ा, यानी आज हम एक नया डेरिवेशन लेके आए हैं जिसका नाम है एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई छल्ला है, छल्ला मतलब कैसा होता है समझ सकते हैं आप, रिंग वगैरह जैसे होता है उंगली पहनने वाला। तो एक समान आवेश है धातु के छल्ला, कोई छल्ला है, उस छल्ले पर एक समान आवेश है, मतलब उसके प्रत्येक जगह पर आवेश का मान कैसा है, समान है, उत्पन्न। तो उसके जब कोई छल्ला है उस छल्ले के प्रत्येक बिंदु पर एक समान आवेश उत्पन्न है तो उस स्थिति में उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले या वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें डेरिवेशन करना है और क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल ई। इसमें कैपिटल ई आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वीडियो आपका 3 है, जो आपका चैप्टर दूसरा शुरू हुआ था उसका ये पार्ट तीसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपने अपने जो भी हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के सारी वीडियो एक बार देख लें। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ ले लें, पीडीएफ से नोट्स कंप्लीट कर लें, समझ लें, फिर इसके बाद कंप्लीट रोज का रोज काम करते चले। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम किसकी बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा होता, किस तरह से बनेगा। पहले हम चित्र समझते हैं। ठीक माय डियर, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, चित्र। ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मजे से, बस रिलैक्स होकर आराम समझेंगे। देखो पहले ध्यान समझना क्या है, एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आपको दिखाया गया ये आपका एक छल्ला है, ध्यान समझना, ये जो हमने दिखाया ये आपका एक छल्ला है और इस छल्ले पर आवेश कैसा माय डियर स्टूडेंट, इस छल्ले पर हमने आवेश माना, इस पर एक समान आवेश है, इस पर हमने प्लस 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 देखा, दिख रहा होगा आपका प्लस का चिन्ह लगा, हाँ, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, इस पर एक समान आवेश है उसका नाम मान लिया हमने प्लस मान लिया। ठीक है, इस पर हमने एक समान आवेश लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस है इस पर आवेश। ठीक, ध्यान समझना। अब माय डियर स्टूडेंट आपको पता है जब ये एक समान आवेशित छल्ला है तो इस पर इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी। जब ये छल्ला है माय डियर स्टूडेंट गोल होगा, तो गोल जब है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल ए। ध्यान समझना बहुत, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या आपकी स्मॉल ए है। ठीक है, इस छल्ले की त्रिज्या स्मॉल ए है और इसका जो केंद्र है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, सी है। क्या है, सी है, केंद्र सी है और त्रिज्या कितनी, स्मॉल ए है। हमने क्या किया, ये जो छल्ला है इस छल्ले के केंद्र सी से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया। देखो एक्स दूरी है, क्या मान लिया, फिर समझ लो, इस छल्ले के केंद्र सी से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या बताया हमने, इस वैद्युत क्षेत्र के सॉरी इस छल्ले के केंद्र सी से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कितनी दूरी पर माय डियर स्टूडेंट, एक्स दूरी पर, बिंदु C से एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात क्लियर है, बिंदु P पर ज्ञात करनी। आगे देखो, आराम समझना माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, इन दोनों के स्पर्श रेखाएं दोनों खींच दी। आप ऐसे समझो, स्पर्श रेखाएं खींची, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आर मान ली। कितनी मान ली, आर। कैसे, देखो ध्यान से, ध्यान समझना। जैसे हाई स्कूल में माय डियर स्टूडेंट आपने एक स्पर्श रेखा जरूर खींची होंगी वृत्त पर, खींची होंगी, देखो ऐसे करके, ध्यान होगा। इसका केंद्र ए होता था, इस केंद्र से एक ब्राह्म बिंदु पी कुछ भी लेते थे और इस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते थे, इसका ये जो वृत्त होता था, वृत्त और ब्राह्म बिंदु के बीच का अर्धक करते थे, फिर गोला खींचते, याद आया, तो इसको हम ऐसे करके मिलाते थे। ध्यान होगा सबको, क्योंकि आप लोग सभी पढ़े होंगे हाई स्कूल में, शायद हम तो नहीं पढ़े हैं आप तो पढ़े होंगे हाई स्कूल में, हाँ। तो यहां से ये देखो स्पर्श रेखाएं, तो आपको पता होगा ये एक प्रमेय होती माय डियर स्टूडेंट कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। सब लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी,
ये वाली परमिश हमने पढ़ी होगी, क्योंकि जब जो व्रत होता है माय डियर स्टूडेंट, उस पर दो जो प्रकाश करनी जो व्रत होता है उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं किसी ब्राह्म बिंदु से, तो उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? जब ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती माय डियर स्टूडेंट, तो बिंदु पी से हमने दो स्पर्श रेखा खींची, एक इधर से एक इधर, समझाने के लिए बता रही, स्पर्श रेखा खींच दी, और इसकी लंबाई हमने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली, क्योंकि अगर एक आर होगी तो दूसरी भी कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। अगर माय डियर स्टूडेंट एक आर है, दूसरी भी आपकी आर होगी। ठीक, इतनी क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई? चलो अच्छा, इसको थोड़ा साफ कर दें, इसको साफ कर दें, फिर बात आगे हम कर रहे हैं। चलो आगे देखो। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु हमने क्या किया, ये जो गोल, ध्यान समझ, फिर समझ लो अब क्या समझा रहे। ये हमारी रिंग थी, मतलब एक धातु का छल्ला था, गोल था, और कैसा था, एक समान आवेशित था। अब मान लो पूरे छल्ला था माय डियर स्टूडेंट, हम पूरे छल्ले की न बात करके हमने मान लिया इसका एक, ये देखो ये जो गोल बना है, हमने मान लिया इसका एक अल्प आवेश मान लिया। क्या मान लिया हमने? अगर ऐसे समझो, मान के चले इस पूरे छल्ले पर आवेश क्यू है, पूरे छल्ले का आवेश क्यू है, इस पूरे छल्ले का आवेश क्यू है जो एक समान रूप से वितरित है। तो यदि हम ये जो मैं रेड से खींचा, यदि हम इस छोटे से पार्ट की बात करें, तो इस छोटे से पार्ट के लिए इसका आवेश क्या मानेंगे, डी क्यू, अल्प आवेश, पता होगा। ठीक है, ये बंद कर दो, यहां से ये क्यू यहां पर खिसक गया है। ठीक है, और इधर भी एक पार्ट माना, जब उधर आपका एक पार्ट होगा तो एक पार्ट आपका इधर भी होगा, ये भी एक छोटा सा पार्ट है, और इसका भी आवेश कितना है, डी क्यू। इतनी बात दिमाग में आई या नहीं आई? फिर समझ लो क्या बताया हमने। जो आपका पहला आवेश है, जो आपका पहला आवेश नहीं, ऊपर बिंदु ए है, बिंदु ए है, इस पर हमने एक अल्प आवेश मान लिया, और बिंदु जो दिया है इस पर अल्प आवेश कितना मान लिया, डी क्यू मान लिया। और नीचे एक बिंदु ए पर, बिंदु ए जो लिखा है इस पर भी हमने एक अल्प आवेश मान लिया, वो कितना मान लिया, इस पर भी डी क्यू मान लिया। क्यों? दोनों पर बराबर मान लिया। ये जो हमने एरिया लिया, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने एरिया लिया, ये जो गोल गोल खींचा, मतलब ऐसा समझो, हाँ आपको समझा दें, अभी तक आपने जितनी भी डेरिवेशन की होगी माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको समझाया होगा कैसे। देखो, जैसे मान लो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, जैसे मान लो मोबाइल है, लैपटॉप, जिस पर भी देख रहे हो, तो पूरे लैपटॉप की बात करें, पूरी स्क्रीन की बात करें, वो तो कुल आवेश क्यू हो गया। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, इस छोटे से पार्ट की बात करें, इस पर आवेश कितना होगा, तो इसे हम डी क्यू मानते हैं। याद होगा आपको, ऐसे करके हमने सिखाया था कि जब हम किसी बड़ी चीज का छोटा सा पार्ट लेते हैं, मतलब अल्प लेते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, तो उसी में हम डी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डी। और जब इसका हम पूरा पार्ट लेते हैं तो इसी का हम समाकलन कर देते हैं, यही हमारा डी हटकर क्यू बदल जाता है, वही हमारा समाकलन के द्वारा पूरे पार्ट के लिए उसका मान निकल आता है। इतनी बात दिमाग में आ गई, बात समझ आई? मतलब मेरे कहने का मतलब है, हमने मान लिया इस पूरे आवेश पर, इस पूरे छल्ले का जो आवेश था वो था क्यू, और हमने इसका एक अल्प आवेश, जैसे एक और हमने आपको समझाया था गॉस वॉस की फिल्म में जब बताया था माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो 20 लीटर दूध है, उस पूरे का आपको परीक्षण करना है, सैंपल निकालना है, तो पूरे की तो जांच नहीं करोगे, थोड़े ही तो लोगे। मान लो हमने 100 ग्राम ले लिया और 100 ग्राम की जांच कर ली, अगर 100 ग्राम दूध में पानी निकला तो पूरे 20 क्विंटल पानी होगा, और अगर 100 ग्राम दूध बढ़िया निकला तो पूरे 20 क्विंटल दूध में पूरे 20 क्विंटल दूध बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि उसी में से तो हमने वो थोड़ा सा पार्ट निकाला। ठीक है, तो ये जो छल्ला है, ये जो छल्ला, इस पूरे छल्ले का आवेश क्यू है, हमने एक छोटा सा अल्प आवेश मान लिया, इसका नाम है डी क्यू। ठीक है, जब ऊपर माना तो नीचे भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि यहां से बराबर दूरी पर उपस्थित है, दो स्पर्श रेखांक तरह कार्य कर रही। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने पार्ट लिया है प्लस वाला, जिसका आवेश क्यू है, इसकी कुछ लंबाई होगी। जैसे मान लो पूरा छल्ला है, इसकी त्रिज्या ए है, तो इसकी परिधि वगैरह जब इसकी लंबाई होगी कुछ अलग होगी। अगर इसकी लंबाई हमने मान लिया एल है, इस पूरे छल्ले की लंबाई एल मान ली चारों तरफ, तो इसका हमने अल्प पार्ट ले लिया, जितना घेरा इसकी लंबाई हमने मान ली डीएल है, अल्प लंबाई। आप समझ में आ गई? मतलब इसका जो ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसकी अल्प लंबाई हमने ले ली डीएल, और इसका जो अल्प आवेश ले लिया वो ले लिया डी क्यू। इतनी बात क्लियर हुई? तो इधर वाला क्लियर हो गया, इस पर अल्प आवेश डी क्यू, अल्प लंबाई डीएल, और सेम यहां से। अब देखो, इस छल्ले का केंद्र ओ था, त्रिज्या ए थी, तो केंद्र सी से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु पी था, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखो, बिंदु ए के कारण पी पर आवेश, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। ध्यान समझना, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, और बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक,
और ये दोनों जब ये इधर से हैं तो कोण है, ये कितने कितने कोण पर हैं, थीटा कोण पर। जब ये इधर होंगे तो एंगल बनेगा, इन दोनों का कोण थीटा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलो। अब माय डियर स्टूडेंट, जब आपने उसमें पढ़ा होगा, पता है किसमें, ये फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति से पहले जो वेक्टर वाला चैप्टर था, उसी में प्रक्षेप गति किसी में इंक्लूड है, किसी में स्पेशल चैप्टर है। उसमें जो वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट वेक्टर का वियोजन पढ़ा था। वेक्टर के वियोजन में ही आपने पढ़ा होगा वेक्टर के घटक आते थे। कौन से? एक होता था माय डियर स्टूडेंट क्षैतिज घटक और एक होता था ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब लंबवत घटक पढ़े थे। तो उसी प्रकार ध्यान समझना, ये जो कोण थीटा है और आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है ई ए, तो ई है। अब कोण थीटा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो ई के आपके कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। क्षैतिज घटक को कहते ई का है, ई का जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा माय डियर स्टूडेंट ई कॉस थीटा। याद होगा, क्षैतिज घटक में कॉस लगाते हैं और लंबवत घटक में साइन लगाते हैं। याद आया? तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा? वो होगा माय डियर स्टूडेंट आपका ई कॉस थीटा, और जो लंबवत घटक होगा वो आपका होगा क्या? ई बी साइन, सॉरी ई ए साइन थीटा। जिस प्रकार ई के 2 घटक होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, इसी प्रकार ई बी ऊपर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी है, ये भी तो कोण थीटा बना रही, तो इसके भी 2 घटक होंगे। कौन कौन से? एक आपका घटक होगा ई बी कॉस थीटा और एक घटक होगा ई बी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को, ये जो ई और कॉस थीटा ये कौन से क्षैतिज घटक है? क्षैतिज घटक को हम ये कह सकते हैं, ये क्या? ये है सीपी के अनुदेश। कैसे हैं? सीपी के अनुदेश। अब इस यहां से आपको जो डेरिवेशन करते समय देख बात ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है, जो हमारे लंबवत घटक है, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, इसमें चित्र में देखो, बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, ठीक। इस बिंदु P पर 2 घटक लग रहा है। एक घटक लग रहा है आपका ई बी साइन थीटा और एक घटक लग रहा है ई ए साइन थीटा। ये दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। लंबा देखो ध्यान से, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के बल के द्वारा एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। अतः ये डेरिवेशन में कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे। इतनी बात दिमाग में आई? ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये एक दूसरे को निष्कासित, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, निग्लेक्ट कर देंगे, एक दूसरे की ताकत को खत्म कर देंगे। कौन से? लंबवत घटक। और जो क्षैतिज घटक होंगे ये इसी प्रकार जुड़ते जाएंगे, यानी क्षैतिज घटक काम करेंगे। अतः डेरिवेशन करते समय हम क्षैतिज घटक को इंक्लूड करेंगे और क्षैतिज घटक को लेकर के ही हम डेरिवेशन होगा। अब छोटी सी बात, इतनी सी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या बताया? क्षैतिज घटक हम इंक्लूड करेंगे और लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक और चीज काम आएगी डेरिवेशन, वो क्या आएगी? ये आप एक इस त्रिभुज को याद रखना। कौन सा? ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, इसे याद रखना। ठीक है, ये लाइन एक आएगी, लेकिन अभी समझा दे रहे फिर बताएंगे। देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी लिया हमने, ऊपर का पॉइंट पी है। ये हमारा कोण थीटा है, इससे मतलब कोई नहीं, कोण थीटा हो या ना हो आप कोई मत। ठीक, ये आपकी त्रिज्या ए है, ये आपकी दूरी x है, ये आपकी दूरी x है, और ये हम पूछे ये आपकी कितनी है? r है। ऐसे बना, देखो ध्यान से, ये r, ये x, ये a। अगर हम पूछे r x a में संबंध, तो आपका आंसर होगा कर्ण का वर्ग होता माय डियर स्टूडेंट। यानी आपका यहां से बनेगा r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। क्या है? a स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, फिर समझो, ये जो आर एक्स ए है, यानी ए आर एक्स, स्मॉल ए आर एक्स, ये जो ए आर एक्स है, ए आर एक्स जो दिया है, ए आर एक्स का आपस में हमने कंपेरिजन करा दिया, इसको सही व्यवस्थित कर दिया, तो क्या फॉर्मूला बन गया? यहां से आपका फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीटेड। सही है, तो यही आपका काम आए, क्योंकि ये पता होगा माय डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इतना चित्र आपका जो बताया हमने, इतना दिमाग में चढ़ गया। ठीक है, फिर समझ लो एक बार रफली, ये एक समान आवेशित छल्ला है, एक समान आवेशित छल्ला है जिसका कुल आवेश Q है और एक समान रूप से इस पर आवेश है, यानी इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, और एक समान रूप से आवेशित है। ये छल्ला, इस छल्ले का केंद्र A है। ठीक है, धातु का छल्ला होगा कोई, इसका केंद्र A है, त्रिज्या केंद्र C है, केंद्र C है, त्रिज्या A है।
इस छल्ले पर हमने दो बिंदु ले ली, बिंदु ए और बिंदु बी दोनों तरफ, कैसे, व्यास की परता, ए और बी व्यास है, समझना। जब ए और बी व्यास होगा, जब ए और बी व्यास है तो इसके परता हमने मान के चल रहे हैं मतलब व्यास की तरह, ए और बी व्यास है तो इसके यहां पर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका नाम ए है और इस पर आवेश हमने मान लिया, देखो पूरा आवेश अगर क्यू है तो अल्फा आवेश हो गया डी क्यू, इधर भी अल्फा आवेश हो गया डी क्यू, जब इस पूरी लंबाई अगर एल मान लें तो इसकी अल्प लंबाई हो गई डी एल। इतनी बात क्लियर है। और इस जो छल्ला है, इस छल्ले के केंद्र सी से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी। ई और ई बी के दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक होगा ई ए कॉस थीटा, लंबवत घटक होगा ई ए साइन थीटा, और ई बी का होगा ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा। सही है। जो लंबवत घटक होंगे ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये एक दूसरे के लंबवत लगेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा इंक्लूड हो जाएंगे, अतः यही डेरिवेशन में अपना रोल निभाएंगे। अब तो बिल्कुल इमेज क्लियर है। चलो आगे देखो, ठीक है। अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखो ठीक है, तो अब देखो जो हमने बताया वही आपको मानना पड़ेगा। क्या मान लो, देखो हमने की मान लो, क्या माना, देखो माना धातु का एक छल्ला, माना धातु का एक छल्ला एक समान रूप से आवेशित है जिसका केंद्र सी, त्रिज्या स्मॉल, उधर चला गया, हाँ। माना धातु का छल्ला एक समान रूप से आवेशित है जिसका केंद्र सी, त्रिज्या स्मॉल ए है, इसकी परिधि पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जो बताया तो वही लिखा, जिसकी परिधि पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। छल्ले के केंद्र सी से उस छल्ले के केंद्र सी से उस पर स्मॉल एक्स दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा समझ लो। छल्ले के केंद्र सी से उस पर एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, परेशान ना हो, आपको पीडीएफ मिलेगी, मस्त लिखा मिलेगा, उसमें से देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखो, क्लियर है। चलो इतनी बात तो हमने, अब आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जो छल्ला है उसका केंद्र जो सी है उससे स्मॉल एक्स दूरी पर जो बिंदु पी है उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे देखो। छल्ले के व्यास ए बी के अनुदेश, छल्ले के व्यास ए बी के अनुदेश परिधि के बिंदु ए तथा बी पर डी एल लंबाई अवयव है, उन पर आवेश की मात्रा डी क्यू है। क्या बताया हमने, छल्ले के व्यास ए बी के अनुदेश, छल्ले के व्यास ए बी के अनुदेश परिधि के बिंदु ए तथा बी पर डी एल लंबाई अवयव है, उन पर आवेश की मात्रा डी क्यू। हमने क्या बताया, फिर समझ लो। छल्ले के व्यास ए बी के अनुदेश परिधि के बिंदु ए तथा बी पर कहा था अगर पूरी लंबाई एल है तो उसकी अल्प लंबाई हमने क्या मान ली, डी एल लंबाई का अवयव है, अब ये मानते हैं, और उन पर आवेश की मात्रा कितनी है, डी क्यू है, वही अल्प लंबाई के अल्प आवेश कितना है, डी क्यू है। तो इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई, यानी उसकी लंबाई डी एल है और आवेश अल्प आवेश कितना है, वो डी क्यू है। ठीक, अब हम करते हैं डेरिवेशन, कैसा देखो। बिंदु ए पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु ए पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हाल हमने क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए थी, देखो आ गया ई ए, और आपने ये पहले चैप्टर हमने पढ़ाया था, क्या होता फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², ये होता है। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, ई ए बराबर 1/4πε0 dQ/r², क्योंकि बीच की दूरी कितनी है, आर मानी है, बीच की दूरी देखो वहां से ऐसे बिकड़, अभी हमने बताया था, जो हमने पीछे आपको चित्र बताया था उसके बीच की दूरी नहीं यार, देख लो एक बार फिर देख लो, देखो है यार। तो यहां से बिंदु ए से अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें, उसकी दूरी की बात करें तो आप कितनी बताएंगे, आर दूरी है तो उसकी दूरी आर है, सही है, उसकी दूरी कितनी आर है। तो यहां से फॉर्मूला बन गया बिंदु ए पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, ई ए बराबर 1/4πε0 dQ/r²। सही है, आगे चलो। जिस प्रकार ये बिंदु ए पर निकाले इसी प्रकार किस पर निकालेंगे, बिंदु बी पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ई बी बराबर 1/4πε0 dQ/r²। हाँ, एक चीज और यहां पर बता दें हम, सुनो,
किसी किसी बुक में क्या दिया होगा, ये जो ईबी है इसके ऊपर आपको तीर का निशान ऐसे करके दिया होगा, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर, यानी वेक्टर ईबी बराबर। और जब वेक्टर ईबी यहां पर लेते हैं तो आगे लिखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन, तो उसमें कोई जैसे बीपी है तो हम ये बीपी है तो आगे को लगेगा, यानी हम कह सकते हैं बीपी दिशा में, क्या कहेंगे, पीपी दिशा में, ईए में तो एपी दिशा में, सही है। कब, जब वेक्टर लगाना है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होना, इसलिए हमने इसको तो आपकी सहायता थोड़ी आराम के लिए यहाँ पर इसे विदाउट वेक्टर के रूप में इसे प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो इस वो भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगाओगे तो आगे दिशा दिखाना, इसकी दिशा में, इसकी दिशा में, ठीक है। और लेकिन अब जब जब आपको ये दिशा दिखाएंगे तो ये ईबी बराबर ईए नहीं, सॉरी ईबी बराबर ईए नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके आपको वेक्टर लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, वेक्टर। कब, जब वेक्टर के पदों में दिखाएंगे, बात समझो, ऐसा लेना पड़ेगा आपको वेक्टर, वेक्टर ईए, वेक्टर ईए का मॉड बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ईबी, क्या कह सकते हैं, यहां से आपको लेना पड़ेगा वेक्टर ईए का मॉड बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ईबी का मॉड। क्या बताया हमने, जब आप ईए और ईबी को आपस में बराबर लिखेंगे, जब करेंगे, जब वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो आपको लेना पड़ेगा वेक्टर ईए का मॉड बराबर वेक्टर ईबी का मॉड। पता होगा वेक्टर मतलब परिमाण, और जब इसका मॉड ले लेते हैं वेक्टर का मान हट जाता है, मैथ का मान आ जाता है, वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जब मैंने वेक्टर लिए ही नहीं है तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, इसलिए हमने दोनों बातें बता दी आपको, ठीक है। तो बिंदु ए पर वैद्युत तीव्रता आ गई, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4πε0 dq/r² बराबर, यही किसके बराबर है, ये आपका ईए के बराबर है, सही है। इतनी बात क्लियर है, आगे चलो। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, संपूर्ण छल्ले के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जब ये बराबर है तो किसी भी एक को ले लो। हमने आपको क्या समझाया था, हमने आपको अभी समझाया था कि पूरे छल्ले पर आवेश अगर क्यू है, पूरे, क्या बताया था हमने, हमने आपको बताया था कि पूरे छल्ले पर आवेश क्यू है, ठीक है, बताया था अभी, ओके। जब पूरे छल्ले पर आवेश क्यू है, जब आपका पूरे छल्ले पर आवेश क्यू है, ओके, तो अब हमने क्या किया, उसका हमने आवेश अल्प आवेश लिया था, कितना डी क्यू लिया आवेश, देखो ध्यान से, आवेश डी क्यू लिया हमने बता। अब हम पूरे छल्ले के लिए लेंगे तो क्या करते हैं, समाकलन, बस इतनी सी बात बताई थी हमने। क्या बताया, छोटे से रूप को लेकर के उसमें निकाल लेंगे और समाकलन करके हम पूरे के लिए निकाल लेंगे, बात तो वही पड़ेगी, ठीक है। तो संपूर्ण छल्ले के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो इसके समाकलन के द्वारा हम पता लगा लेंगे। चलो देखो कैसे, देखो तो संपूर्ण छल्ले के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई बराबर, इंट्रीकेशन लगाएंगे, ठीक है, कैपिटल ई बराबर इंट्रीकेशन 1/4πε0 dq/r², इतना लिख दिया, ठीक। अब माय डियर स्टूडेंट, मैथ वालों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन बायो वाले जो होंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ध्यान से देखना। हमने आपको उस पिछले वीडियो में बताया था, ये जो इंट्रीकेशन का चिन्ह होता है समाकलन का, ये सब उसी का समाकलन करता है जिसके साथ डी लगा होता है, और डी जिसके साथ लगा होता है उसके पदों, जैसे यहाँ क्यू लिखा है, अगर इसमें कहीं क्यू का पद होता तो समाकलन होगा, एम लिखा होता है यहाँ ऐसे डी एम लिखा होता तो एम वाले पद का समाकलन होगा, डी क्यू लिखा है सिर्फ क्यू वाले पद का समाकलन होगा, इसमें कहीं क्यू है, सिर्फ डी क्यू के अलावा कहीं क्यू नहीं दिख रहा, इसलिए ये जो भी हम रेड कलर से आपको क्रॉस कर रहे हैं ये सारे कांस्टेंट होंगे, इसको निकाल के कहां लाएंगे, बाहर, यानी ई बराबर, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। आगे चलो, इसको जब बाहर निकाल लेंगे ये देखो इस तरह से बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज हमें लगा छूट गई है, कहाँ, यहाँ पर देखो, सही है, संपूर्ण छल्ले काले बिंदु पी पर वैद्युत तीव्रता, ये हो गया। और हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया, जो ईबी और ईए हैं इनके कौन से घटक लिए जाएंगे, क्षैतिज घटक, क्योंकि लंबवत घटक एक दूसरे क्या करते हैं कि निग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा भी लेना, यहीं से ले लो, ठीक है। ये बनेगा कैसे, देखो बता दे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। इसका जो फॉर्मूला होगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका होगा ये ई, यानी ई बराबर आपका हो जाएगा इंट्रीकेशन, ई बराबर इंट्रीकेशन ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई बराबर इंट्रीकेशन ई ए कॉस थीटा। इतनी सी बात आपको करनी है। अब बात समझ में आ गई, क्या बताया, संपूर्ण छल्ले के लिए जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा ई बराबर इंट्रीकेशन ई ए कॉस थीटा, लिमिट चाहो तो ले लो 0 से ए क्यू, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो हमने क्या बताया, संपूर्ण छल्ले के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल ई बराबर इंट्रीकेशन ई ए कॉस थीटा, ये हम यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सही। अब देखो ई लिखा हमने, इंट्रीकेशन लगाया, ई ए का मान जो ऊपर लिखा था उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी और कॉस थीटा यहाँ रख दिया, तो आपका ये फॉर्मूला है। अब बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये जो ब्रैकेट हमने बंद किया इसको बाहर निकाल लेंगे और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, इसका भी समाकलन नहीं होगा, इस पूरे पद को बाहर निकाल लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बन गया। तो यहां से क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, ये बन गया आपका कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू
क्यू इंटू क्या बन गया, इंटू 1/r², क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, इंटू 1/r², 1/r² इंटू कॉस थीटा, क्या बन गया, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डी क्यू। ठीक, आप सुनना ध्यान से, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन की पहले वाले पद का समाकलन, समाकलन सिर्फ इसका होगा, ध्यान समझना। हमने आपको वैसे सिखाया था, क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन जो सांप चिन्ह होता है डी को खा जाता है, समझ लो, समझाने के लिए, नहीं तो समाकलन कर दो, जब समाकलन हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू, तो इसका जब समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 1/r² इंटू कॉस थीटा और डी से इंटीग्रेशन डी कैंसिल, क्या बच गया, क्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इनका हम मान रखेंगे, देखो आगे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, कहां से रख दिया, इंटीग्रेशन डी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन डी क्यू का मान क्यू रख दिया। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलो, आगे हमने क्या किया, हमने ले लिया त्रिभुज ए सी पी से, अभी पीछे था, हाँ, त्रिभुज ए सी पी से ले लिया, तो त्रिभुज ए सी पी से हमें कॉस निकालना है, तो सिंपल बात क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, ऐसे देखो, अभी मैंने पीछे बता दे थोड़ा, हाँ देख लो थोड़ा सा, ऐसे करके त्रिभुज पीछे बताया था हमने, कहा था याद रखना, ये हमारा कोण कितना था, थीटा था, ठीक, ये हमारा कोण सी था, ये हमारा कोण ए था, और ये हमारा कोण पी था, ठीक है, ये दूरी कितनी थी x, ये दूरी कितनी थी a, और ये दूरी कितनी थी r, ठीक, हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ से कॉस ले लो, तो हमने यहाँ से ले लिया माय डियर कॉस थीटा, क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार हमारा x है और कण हमारा r है, कण कितना है r, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बराबर x/r, इतनी बात दिमाग में चढ़ी, ओके, तो यहाँ से क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बराबर x/r, क्या बन गया, कॉस थीटा बराबर x/r। आगे देखो हमने क्या किया, ठीक है, x/r बन गया। आगे हमने क्या किया, आगे हमने किया कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 q/r², q/r², क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से q/r² कहाँ से, ये देखो, ये जो q था इसका एक में गुणा कर दिया q/r², और cos थीटा का मान हम कितना रखेंगे, x/r, तो यहाँ से हमने cos थीटा का मान दर दिया x/r रख दिया, इतनी बात क्लियर, ठीक। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, को सॉल्व कर लो, गुणा कर लो, जब इसका मल्टीप्लाई करें क्या बन जाए, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 q इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 1/4πε0 qx/r², ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अभी और चलो, अभी तो देखते रहो, बन गया, आगे चलो, ये जो r है, r हमने माना था, r को अलग करना है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एसीपी से, अभी त्रिभुज एसीपी से देखेंगे, हमने क्या बताया था, जो कर्ण होगा किसके बराबर होगा माय डियर, r² बराबर x² प्लस a² बताया था, वही देखो, तो यहां से जब त्रिभुज एसीपी से देखेंगे क्या हो जाएगा, r² बराबर x² प्लस a², लेकिन यहां देखना, यहां पर r की पावर कितनी है, 3, तो यहां 3 पावर करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बदल देंगे, जब यहाँ पर पावर 3 करनी है तो 3/2 का पावर का मल्टीप्लाई करें, मतलब पावर करेंगे, ठीक है, तो पावर जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, r की पावर 3 बराबर x² प्लस a² की पावर 3/2। नहीं समझ में आया, देखो हम बताते हैं, जैसे मान लो r की पावर यहाँ पहले 2 थी, फिर हमने पावर जो बढ़ाई वो 1.5 पावर नहीं, स्क्वायर करते हैं ऐसे, 1.5 पावर दोनों तरफ करती है, 1.5 पावर दोनों तरफ कर दी, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, r की पावर 3 आ गया, और इस पर पावर कुछ नहीं थी तो इस पर पावर 1.5 पावर आ गई। अब बात समझ में आ गई, यानी r की 1.5 दोनों तरफ पावर कर दिया, तो इधर हमारा बन गया r³ बराबर x² प्लस a² की पावर 3/2। ये r³ का जो वैल्यू है वो हम रख दें उस समीकरण में, उस समीकरण उठा के रख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये देखो, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू DQ, ई बराबर 1/4πε0, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू QX, ई बराबर 1/4πε0 QX/x² प्लस a² की पावर 3/2, तो क्या बोला, QX/x² प्लस a² की पावर 3/2, तो x² प्लस a² की पावर 3/2, जो हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी, देखो ध्यान से, जो हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी, सही है, जो वैल्यू रखती है, यही आपका फॉर्मूला कंप्लीटेड, ठीक है। अभी कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये बहुत फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आता है, ये मॉडर्न में है, ठीक है, पहले कम यूज होता था, अब देखा होगा अब ज्यादा ये छली वाला, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको करा दिया, छोड़ा नहीं। चलो ठीक है, अब ये हमारा डेरिवेशन क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना, वैद्युत तीव्रता में थोड़ा सा ये नीचे ये अंतर है बस, और आपका सेम है। चलो आगे देखो, अब कंडीशन क्या होती देखो आगे, दोनों पक्षों
का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान समझना क्या कहा हमने, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम बता दें क्या है, जैसे मान लो छल्ला था, उस छल्ले पर आपको ये निकालना हो कि उस छल्ले पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हो, तब कंडीशन क्या बनेगी, त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बात समझ रहे, तब त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, इसलिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अब इसके आगे जो हम कंडीशन लगा रहे, इसीलिए कंडीशन लगा रहे कि अधिकतम तीव्रता के लिए यहां, ठीक है, तो यहां से आप एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि अधिकतम तीव्रता के लिए। तो अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होगा वो देखो, तो हमने क्या कहा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर। चलो आगे देखो, x के समाकलन करेंगे, ध्यान से देखना, तो हम डी डी एक्स करेंगे, देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने लिख दिया डी डी एक्स इंटू ई, लिख दिया डी डी एक्स इंटू ई बराबर डी डी एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू। अभी हमने सिर्फ इसको लिख दिया और इससे पहले डी डी एक्स लगा दिया। डी डी एक्स का मतलब होता है समाकलन करना, अवकलन करना है, ठीक है। आगे चलो, अब करेंगे कैसे देखो, तो इसमें माय डियर स्टूडेंट क्या लगेगा, ध्यान से मैथ वालों को बच्चों को समझ में आ रहा होगा, इसमें लगेगा अंश और हर लगेगा, यानी हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, यही लगेगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। चलो आगे चलो, इसका तो होगा नहीं, चलो इधर देखो, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया था, हम जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन उसी के साथ करेंगे, x लगेगा, तो ऊपर x नीचे x है, ये q है, ये भी कांस्टेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी कांस्टेंट है, तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे, बताया था, हाँ। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, देखो कैसे, ऐसे देखो, तो हमने क्या कर दिया, डी अपॉन डी एक्स, जैसे हम वहां नहीं करते थे माय डियर, डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे, वैसे ये है, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बाहर कर लिया, डी डी एक्स इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे सिर्फ इसका अवकलन करना है, ये जो डी डी एक्स के बाद लिखा है, ठीक। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अंश हर का अवकलन, देखो ध्यान से क्या किया हमने, यहां से क्या बन गया, यहां से आपका बन गया माय डियर स्टूडेंट डी ई अपॉन डी एक्स, डी ई अपॉन डी एक्स, डी ई अपॉन डी एक्स, डी ई अपॉन डी एक्स बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डी डी एक्स। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या बता दें, सबसे पहले आता है माय डियर हार, क्या आता है हार डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स, डी डी, देखो इसे डी डी एक्स पढ़ते हैं, डी अपॉन डी एक्स नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में हमने लिख दिया, नहीं तो ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है, रियल में ऐसे करके लिखा होगा, मैथ वाले सर जी ने बताया होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर की टाइपिंग के लिए ऐसे ही इसमें छापा है, तो हमने वैसे ही आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलो क्लियर है, हाँ, तो इसको डी डी एक्स ऐसे करके लिखा जाता है, डी डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स नहीं, क्या बोलते हैं इसे हम डी डी एक्स बोलते हैं, इतनी बात क्लियर रखना, ठीक है। आगे चलो, समझा दिया, तो हमारा तो पार्ट नहीं, मैथ वाली सर जी आपको कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डी डी एक्स, क्या बोलते हैं इसे, डी डी एक्स बोलते हैं, डी अपॉन डी एक्स नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हमने क्या बोला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अंश सॉरी हार डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हार, मतलब हिंदी में अगर ऐसे परिभाषा तौर पे रखें तो ऐसे होता है, अंश सॉरी हार अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, तो उसी प्रकार हमने इसको तोड़ दिया, अभी सिर्फ रख दिया है, ठीक। अब देखो समाकलन अवकलन करेंगे, यहाँ थोड़ा समझा दें फिर आगे पार्ट देखो, x होता है, x का अवकलन कितना होगा माय डियर स्टूडेंट 1, इसका अवकलन तो हम 1 कर लेंगे, हो जाएगा। और अब देखो हमेशा डी डी एक्स के बाद वाली पद का वर्ग करेंगे, तो इसका जब हम अवकलन करें, इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले 3/2 पावर है, ये पावर कहाँ आएगी, पहली 3/2 पावर आ जाएगी, जितनी पावर इसमें से एक पावर कम करते पढ़ा होगा अवकलन में, फर्स्ट ईयर में हमने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया था, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया था हमने कि पावर को पहले करते हैं, हाँ, तो आपका काम में आएगा, इसीलिए फिजिक्स में ये रखा गया, ये आपका चैप्टर इसीलिए इंक्लूड किया गया, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा दे, थोड़ा बहुत नहीं, तभी हमने कहा था इसको सही से पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा पढ़े नहीं आते, हमने कहा था पावर वाला और ये घुमाने वाला बस उतना ही आपका अवकलन होता है, कहा था, हाँ, तो ठीक है, वैसे तो मैथ में पढ़ा ही होगा, तो 3/2 पावर पहले आ जाएंगे, ठीक, और फिर जो आपका ये जो लिखा है ये आपका सेम टू सेम बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा, और जितनी पावर एक कम कर दो, 3/2 से एक कम करोगे तो क्या बचेगा, 3/2 से जब आप एक कम करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2, जब यहाँ से आपका 1/2 बचेगा, इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में देखो ए स्क्वायर का अवकलन तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और हर का जब वर्ग करेंगे तो 2 पावर से ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी समझा दिया, अभी सब कुछ लिखा आगे देखो, ठीक है, अगली स्लाइड पर देखते हैं, चलो
देखो हो गया। तो हमने क्या किया, डी डी एक्स क्यू अपॉन 4πε0। इस देखो एक्स का अवकलन 1 हो गया, पीछे बताया था, ठीक। और ये हमारा एक्स का अवकलन 1 हो गया, एक्स यहीं रख दिया। पावर 3/2 थी, 3/2 पावर पहले आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 3/2 से 1 कम कर दिया, क्या बचा 1/2। और ए स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, ठीक। और नीचे हमने क्या किया, नीचे देखो ध्यान से, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर से 2 पावर हमने कैंसिल कर दी। आगे देखो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल कर दी। और क्या कर रहा है देखो ध्यान से, ये देखो इधर देखो, इधर हमारा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अगली लाइन से क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया देखो ध्यान से, ये बन गया डी अपॉन डी एक्स बराबर क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, एक का मल्टीप्लाई करेंगे यही लाइन आएगी, माइनस माइनस यहाँ पर क्या बचा माय डियर स्टूडेंट, 3 बचा, ये हमने 3 लिख दिया, 3 इंटू, अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये एक्स और ये एक्स, इन दोनों एक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 3x स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और नीचे से 2 से 2 पावर कैंसिल, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे चलो। अधिकतम तीव्रता के लिए, अभी हमने बताई थी कि हम किसके लिए, अधिकतम तीव्रता मतलब अधिकतम वैद्युत तीव्रता जो है, अधिकतम वैद्युत तीव्रता के लिए एक लाइन याद कर लो, अधिकतम वैद्युत तीव्रता के लिए डी अपॉन डी एक्स का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। जब अधिकतम तीव्रता के लिए निकालेंगे तो डी अपॉन डी एक्स का मान क्या मान के चलेंगे, 0। काम ने जब इसका मान हम 0 मान के चलेंगे, देखो तो इसका मान 0 है, देखो यहां तक अवकलन हो गया। अभी इसका मान 0 रखेंगे, आगे बताया हमने, इसका मान जब 0 रख देंगे, क्यों, क्योंकि आगे हमने बताया अधिकतम तीव्रता के लिए इसका मान हमने 0 रख दिया। तो 0 बराबर क्यू अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर, ये पूरा लिख दिया। अब माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, जब 0 रखा है इधर क्यू अपॉन 4πε0 का है गुणा, और जैसे ही 0 में भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये माय डियर स्टूडेंट खत्म हो जाएगा तो देखो इसका भाग दे देंगे 0 में, ये खत्म हो जाएगा। और देखो ये जो नीचे लिखा है ये भी तो इधर भाग में है, इधर भाग में, उधर किस में जाएगा, गुणा में, और जैसे ही 0 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो जितने हमने क्रॉस किए हैं, रेड सी गोला खींचा, ये दोनों उधर 0 में जाकर के 0 के संग सम्मिलित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 बराबर 0। दोनों तरफ से कॉमन की अगर बात करें तो आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें से कॉमन हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब हम दोनों से कॉमन ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये वाला पार्ट क्या बताइए, ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखो जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर आपका क्या बचेगा, देखो तो यहां पर आपका क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखना, ये 3/2 लिखा है, 3/2 से 1/2 कॉमन लो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, पावर घटती है, तो 3/2 में से 1/2 कम कर दो तो हमारा कितना बचेगा, 3/2 लासा आएगा, 3 में 1 गई 2, 2/2 1 बचेगा। इसीलिए हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसे करके समझ लो, इस पे पावर 1, बात समझ आई। इसमें 3 ऐसा समझ लो, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, और 1/2 का मतलब आधा होता है। जब 1.5 में से आधा हमने कॉमन ले लिया तो एक पावर बची, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 बची, माइनस क्या बचा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई, यानी इतना हमारा कॉमन आ गया। आगे देखो, अब देखो जब हमने कॉमन ले लिया, अब देखो अब यहां से क्या बनेगी, यहां से कंडीशन बनेगी, देखना ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, देखो ये रहा एक ब्रैकेट के बाहर, एक ये रहा, और एक ब्रैकेट के बाहर ये रहा। जैसे आपने हाई स्कूल 9 में और हाई स्कूल में नहीं सवाल पढ़े थे, जैसे x माइनस ए लिखा हो, ठीक है, x माइनस ए लिखा हो और x माइनस बी लिखा हो और बराबर में 0 लिखा हो। फिर समझ लो ध्यान से, जैसे आपने हाई स्कूल में सवाल पढ़े होंगे, माय डियर स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा होगा x माइनस ए, क्या पढ़ा होगा, x माइनस ए पढ़ा था। तो माय डियर स्टूडेंट आपने हाई स्कूल में सवाल पढ़े होंगे, वहां पढ़ा होगा आपने x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 पढ़ा था। तो वहां पर कहा जाता है जब ये गुणन इंटू में होते हैं तो नहीं हम करते हैं, जब एक बार इसको 0 के बराबर लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी होते हैं ये अलग अलग 0 के बराबर हो सकते हैं। इसी प्रकार हम कंडीशन लेंगे यहाँ जब करके पहले इसको बराबर 0 कर लेंगे, फिर इसको 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। जब तो जब की हम बात करें तो पहली कंडीशन हमने क्या मान लिया, तो पहली कंडीशन हमने ले लिया जब, कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 बराबर 0, क्योंकि इसके जो बगल वाला था उसको हमने 0 भाग देके 0 खत्म कर दिया, ठीक, इसको 0 बराबर मान लिया। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अब देखो माय डियर स्टूडेंट, ये 1/2 पावर हटाएंगे, जैसे नहीं आपको पता होगा स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे 0, तो 0 जब लगा होता है स्क्वायर या पावर अपने आप कैंसिल हो जाती, ये पावर क्योंकि 0 की तो 0 ही रहेगा, ये कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या बनेगा, ध्यान देखना, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 बनेगा। जब जब 1/2 पावर कैंसिल हट जाएंगी आपकी तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे समझ लो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, आप समझ में आ जाएगा। क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, जब हमने इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो वर्ग जब करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो हमारा क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, यहां से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर जो एक ए स्क्वायर आपकी इधर लिखी प्लस में, ए स्क्वायर आपकी इधर किस में लिखी है, प्लस में लिखी है। ठीक है, ए स्क्वायर आपकी इधर प्लस में लिखी है, जब ये ए स्क्वायर उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। जब ये ए स्क्वायर आपकी माइनस की हो जाएगी तो यहाँ से क्या बन गया, इस जगह से आपका बन गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर था उधर कर दिया, निगेटिव हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट आपको पता होगा जब भी आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में निगेटिव मान इंक्लूड नहीं करते, याद आया। जो भी मान माइनस होता है हम धनात्मक मान लेते हैं जब एक्स के 2-3 मान होते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है 2 घात 3 घात समीकरण जो भी हो बनता है ऐसे। हाँ, तो ये निगेटिव मान इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये मान संभव नहीं है। अब दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, पढ़ा होगा ऋणात्मक मान छोड़ने पर। हाँ, आगे देखो, तो हमने कहा जो संभव नहीं है, कहा था क्योंकि माइनस मारा इसलिए ये मान संभव नहीं है। अब ये मान संभव नहीं, दूसरी कंडीशन क्या है देखो, दूसरा जो ब्रैकेट बचा था वो आपका ये बचा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कैसे, सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लो, ठीक है, ए स्क्वायर लिख लो, सॉल्व कर घटा लो। देखो कैसे यार, देखो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या लिखा, ये देखो 3 में से 1 गई, 2 बचेंगी, माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस का एक एक्स स्क्वायर कम कर दिया तो आपका क्या बच गया, ये आपका बच गया माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर बराबर ये आपका प्लस का ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इधर 2 का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस जब कैंसिल हो गया, इधर 2 का क्या था गुणा, उधर 2 का क्या हो गया भाग, तो यहां से बन गया एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी प्लस में आ रही, जब ये वैल्यू आपकी प्लस में आ रही तो ये मान संभव हो सकता है, सही है। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 बन गया। अब माय डियर स्टूडेंट दोनों तरफ का क्या लेंगे, वर्गमूल। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपका यहां से बन जाएगा एक्स, ठीक, वर्गमूल पता होगा, प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा दो, तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस a बटे अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बन गई, क्या बन गई, यानी x बराबर प्लस माइनस a बटे अंडर रूट 2 क्या बन गया, x बराबर प्लस माइनस a बटे अंडर रूट 2। ये अधिकतम तीव्रता की स्थिति में आ गई। अब यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया, x पता है माय डियर स्टूडेंट क्या था, x वो था जो बिंदु इस गोला था, जो छल्ला था, छल्ले का केंद्र सी था, सी से कितनी दूरी पर हमने एक्स पी बिंदु लिया था, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी लिया था। तो ये जो इस नियम के द्वारा ये जो हमने डेरिवेशन किया है, यहां से ये पता चल रहा, अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम लेनी है, ये कंडीशन बहुत आती है, सीधी 5 नंबर में आती है, ठीक है, इसलिए हमने क्लियर धीरे धीरे समझाया, आपको क्लियर करा दिया। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक चाहिए तो एक्स का मान कितना होना चाहिए, इस छल्ले की त्रिज्या का a बटे अंडर रूट 2 गुना होना चाहिए। ये इसकी हिंदी है, बात समझ में आ गई। अगर आपको छल्ले पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो छल्ले के केंद्र से जो ब्राह्म बिंदु लेते वो बिंदु छल्ले की त्रिज्या का a बटे अंडर रूट 2, मतलब त्रिज्या से भी छोटा, क्योंकि एक अंडर रूट 2 का मान 1.14 होता है, 414 होता है, इसका भाग देंगे संख्या छोटी आएगी, अर्थात त्रिज्या से छोटा मतलब a बटे अंडर रूट 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम होगी, यही आपका लिखा है। अतः छल्ले के केंद्र से दोनों ओर a बटे अंडर रूट 2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। सॉरी, गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, ये जो हमने बताया, क्या बताया हमने, ये बताया, ये जो x लिया था, x पता है क्या है, ध्यान लगाओ, ठीक है, त्रिज्या x था, हाँ ये x ही था, हाँ, तो दोनों ओर कैसी वैद्युत तीव्रता, दोनों ओर मतलब गलत कहने का मतलब ये है, देखो ये जो वैद्युत तीव्रता दोनों ओर का मतलब कैसा है, देखो ऐसे, देखो बना दें थोड़ा सा, ऐसे था, ऐसे करके था माय डियर स्टूडेंट। हाँ, तो x जो था इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों ओर इतनी दूरी होनी चाहिए, कितनी, a बटे अंडर रूट 2, इस तरह से दोनों ओर वैद्युत तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, तो छल्ले के यहाँ से अगर इतनी दूरी है तो आपकी वैद्युत तीव्रता अधिकतम, ये बात दिमाग में आई। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैंने तीसरा आप लोगों से विदा लेता हूँ। ये जो आपका डेरिवेशन था संभवतः हमने बहुत ही डिटेल से बताया है और समझ में आ रहा होगा, कि आपको जरूर समझ में आया होगा। जो भी आपको जैसा भी लगे बताना, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आप लोगों को विदा लेता हूँ। ओके, गुड।